है माय लविंग फ्रेंड्स, दिस इज चैनल एसपी ज्ञान। और मैं आप सबका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोग के लिए एक सीरीज लाया हूं जिसका नाम है सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स को बहुत ही शॉर्ट में देखने वाले हैं। 15 से 20 मिनट में आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, जिसमें आप बहुत अच्छे से क्विक रिकैप कर सकते हैं वो सब चीजों को जो आपने क्लास में पढ़ा था, अपने टीचर से पढ़ा था। तो ये सीरीज आपको हेल्प करने वाला है। आप टेस्ट से पहले इसको देख सकते हैं, एग्जाम से पहले देख सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 11th के चैप्टर मूल कंसेप्ट को हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स और पॉइंट्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपको क्विक रिकैप दिला देंगे उन सब चीजों का जो आपने क्लास में अपने टीचर से बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एमयू के बारे में कि एमयू क्या होता है ना। तो अगर हम एक एमयू को डिफाइन करेंगे तो क्या होता है कि जो C12 एटम है ना, कार्बन का ऐसा आइसोटोप जिसका कि एटॉमिक मास 12 है, उसका एक एटम लीजिए, उसके 12 पीसेस कीजिए, तो जो एक पीस होगा उसका जो वेट होगा या उसका जो मास होगा उसको हम कहते हैं एक एमयू। तो एक एमयू में कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम होता है। अगर आप समझिए कि सोडियम का 23 एमयू है तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि अगर आप सोडियम का एक एटम लेते हैं तो वो 23 टाइम्स है हैवियर होगा किससे, एक एमयू से, है ना। जैसे कि आप कैल्शियम का लेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। तो क्या मतलब है इसका कि जो एक एटम आप लेंगे कैल्शियम का, वो 40 टाइम्स हैवियर होगा एक एमयू से। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो जैसे कि एक मोल को डिफाइन ही कैसे करते हैं कि एक मोल में अगर 6.022 इंटू 10 to the power 23 यूनिट्स होते हैं, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। यानी कि अगर इतने यूनिट्स हुए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। और ये जो स्पेशल नंबर है ना 6.022 इंटू 10 to the power 23, इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, राइट। जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या है कि आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, लाइक आप सोडियम ले लीजिए, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 एमयू है। अगर आप उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे ना, जैसे कि लिखा है कि यहाँ पे ग्राम यूनिट्स में अगर आप क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आप सोडियम का 1 मोल एटम्स लेंगे, है ना, तो उसका जो मास आएगा वो 23 ग्राम निकल के आएगा। लेकिन ये कैसे आता है, जैसे आप समझिए कि जैसे कैल्शियम लीजिए, तो कैल्शियम के 1 मोल एटम्स को लीजिए और आप उसको मेजर कीजिए। तो जब जब आप मेजर करेंगे तो उसका जो मास निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट 40 ग्राम के आसपास निकल के आएगा। तो ये कैसे आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जैसे हम देखें यहाँ पे 1 मोल सोडियम एटम लीजिए, ठीक, तो उसका जो मेजर करेंगे 23 ग्राम आता है। क्यों आता है, तो आप ये समझते हैं ना कि जो एक एटम होता है सोडियम का वो 23 टाइम्स हैवियर होता है किससे, एक एमयू से। तो मैंने 23 एमयू लिख दिया। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, उसमें कितने एटम्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होंगे। तो इसको मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक एमयू में कितना ग्राम होता है, वो होता है 1.66 इंटू 10 to the power -24। तो जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपको जो निकल के रिजल्ट आएगा वो 23 ग्राम्स निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो भी उसका एटॉमिक मास है उसको अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास आएगा। वैसे ही होता है ग्राम मोलिकुलर मास। अगर आप वाटर का एग्जाम्पल लेंगे तो जो 18 ग्राम होगा, अब 18 ग्राम कहने का क्या मतलब है कि आप 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे और उसको जब मेजर करेंगे तो वो क्या आएगा, ग्राम मोलिकुलर मास आएगा, वो 18 ग्राम ही आने वाला है। अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हमारा है वो है एवरेज मोलर मास। अब इसको डिस्कस करते हैं कि एवरेज मोलर मास क्या होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से तो बहुत ज्यादा आप परिचित होंगे कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। लेकिन ये कैसे होता है, तो इसके दो आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है जिसका एटॉमिक मास 35 है और एक है जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, 37 होता है। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें 75% पाया जाता है 35 वाला क्लोरीन, और ओनली 25% पाया जाता है 37 वाला क्लोरीन। तो जब इसका हम एवरेज लेंगे तो वो 35.5 आएगा। एवरेज कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, आप समझिए ध्यान से कि आप इसमें क्या करिए कि जो मास होगा एक आइसोटोप का, है ना, एक आइसोटोप का जो मास है उसको आप लीजिए, लाइक इसमें 35 मैंने लिया। अब वो आइसोटोप कितना पाया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, है ना,
तो वो 3075, तो वो मैंने लिख दिया। अब दूसरे आइसोटोप का मास लिखिए, जो मैंने 37 लिखा। और दूसरा वाला हमारे इन्वायरमेंट में कितना पाया जाता है, 25%, ये लीजिए। और इसको डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, जैसे मैंने 100 किया, तो विल गेट अ रिजल्ट जहाँ पे हमने 35.5, तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद जो फिफ्थ हमारा पॉइंट है इसमें, वो क्या है, वेपर डेंसिटी, है ना। वेपर डेंसिटी क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, जो है मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो कहीं पे अगर आपको मोलर मास ना दे करके वेपर डेंसिटी देगा और मोलर मास आपको जानना होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर O2 गैस का हमें वेपर डेंसिटी निकालना हो, तो O2 गैस का मोलिकुलर मास कितना होगा, 32 होता है। तो जब उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे अपन, तो उसमें क्या मिल जाएगा हमको, 16 ग्राम मिल जाएगा वेपर डेंसिटी। उसके बाद जो 6 पॉइंट है हमारा, वो क्या है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम में क्या है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एट 273 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर। तो ये जो वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। अब आप समझिए, आपको कंफ्यूजन होगा एसटीपी और एनटीपी पे कि ये दोनों क्या अलग अलग हैं, तो नहीं, अब ये क्या है, दोनों को एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है कि ये 273 केल्विन होना चाहिए, 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। और इसमें भी क्या होना चाहिए, 273 केल्विन होना चाहिए, 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। पहले बार और एटीएम में थोड़ा कंफ्यूजन था, बट ये स्टैंडर्ड कर दिया गया है कि दोनों का एक ही होता है। और इसका वैल्यू कितना आता है, 1 मोल गैस के लिए तो वो आता है 22.4 लीटर। एक कंटेनर दिया गया है जिसमें 3 तरह के लिक्विड है, ए बी सी। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, बी का मोल फ्रैक्शन किसका, इसको कैसे निकालेंगे। तो जो काइए होगा, काई काई से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो काइए जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स जो ए के प्रेजेंट है उसमें, वो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो उस कंटेनर में है। उसी तरह से बी को कैसे डिफाइन करेंगे, काई बी को, तो नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट है उस कंटेनर में बी के, वो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो उसमें प्रेजेंट है। उस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे। तो अब सी का भी ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद जो 8 नंबर हमारा है, वो क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर ये स्टेटमेंट आपको याद है, तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला याद किए हुए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, उसका 5 मोलर है, 5 मोलर सोल्यूशन है। इसका क्या मतलब है कि 5 नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट के, वो प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। मोलारिटी को, तो मोलारिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट में प्रेजेंट है वो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये लीटर में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन होगा वो लीटर में लिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो क्या है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने का क्या मतलब है कि उसमें मैंने बाहर से कोई लिक्विड ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर ऐड कर दिया, उसको और ज्यादा डाइल्यूट बना दिया, है ना। तो जैसे कि बिफोर डाइल्यूशन, और यहाँ पे क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन मतलब क्या है कि मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया। तो इसमें आप समझिए कि एक चीज जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि मैंने सॉल्वेंट ऐड किया है, सॉल्यूट ऐड नहीं किया, यानी कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है वो फिक्स रहने वाला है, क्योंकि हमने इसमें सॉल्वेंट ऐड किया है, ना कि सॉल्यूट ऐड किया है। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, यानी कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि M1V1 का प्रोडक्ट ही क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पहले आप इनिशियल कंडीशन में देखेंगे तो 5 मोलर सोल्यूशन है, 2 लीटर क्या है इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मैंने 5 into 2 कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, मोलारिटी तो मुझे पता नहीं है, और मोलारिटी पूछी गई है। लेकिन 4 लीटर सोल्यूशन हो गया, यानी कि बाहर से मैंने 2 लीटर वाटर को ऐड किया, तो वो 4 लीटर हो गया। तो 4 लीटर और ये, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमारा जो मोलारिटी निकल के कितना आएगा, 2.5 निकल के आएगा। सही है। अच्छा, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, एक्चुअली ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो ये शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ था। आपको उसी तरह से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दे रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने ये सब लिखता तो काफी ज्यादा टाइम लगता, फिर ये सुपर फास्ट नहीं हो जाता, फिर ये पैसेंजर वाले सीरीज हो जाती है। तो अगर सुपर फास्ट बनाना है तो ऑलरेडी लिख के लाना पड़ेगा, ताकि आप लोग इसको बस देखें और अच्छे से सुने, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से याद हो जाए। सही है। अब यहाँ पे अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपको बहुत सारे मिक्सचर दे दिए गए हैं, तो उसकी फाइनल मोलारिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बस करना कुछ नहीं है, आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख देना है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे, तो वही M1V1 M2V2 M3V3 ये क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ही बताएंगे। और फाइनल आप वॉल्यूम लिख देंगे V1 V2 V3 सबको ऐड करके, तो आपको मोलारिटी फाइनल मिक्सचर की निकल के आ जाएगी। अब एक और टर्म आता है मोलालिटी। ठीक। अब मोलालिटी क्या होता है, देखिए,
मोलारिटी में क्या है, मोलारिटी जिसमें आर आ रहा है मोलारिटी, उसमें क्या है, सॉल्यूशन हम लेते हैं और वो भी लीटर में लेते हैं। लेकिन जो मोलालिटी होता है उसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं और सॉल्वेंट को किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मोलालिटी कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो वो होता है हमारे पास मोलालिटी। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ, जिस क्वेश्चन में आप जनरली बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं और टीचर्स भी क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखवा देते हैं। जो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है और उससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं होता। तो मैं ये दिखाने इसमें चाहूंगा कि इसके लिए कोई फॉर्मूला का नीड नहीं है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे, सिंपल कंसेप्ट आपने इस चैप्टर का बनाया हुआ है, तो आपको फिर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला याद करने की कोई नीड नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर आप डिसॉल्व करते हैं 120 ग्राम ऑफ यूरिया को किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, जो कि एक डेंसिटी देता है सॉल्यूशन की कितनी, 1.15 ग्राम पर एमएल। तो आप बताइए कि इस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए और वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता होना चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, हम वॉल्यूम निकालेंगे हम मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी से, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अब मास हम किसका लेंगे, सिर्फ वाटर का लेंगे नहीं, क्योंकि हमें मोलारिटी के लिए सॉल्यूशन का मास चाहिए और सॉल्यूशन का मास हमें कहाँ से मिलेगा, इस वाटर के उससे और यूरिया का जो है जो सॉल्यूट है उसके मास से। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद डिवाइडेड करना पड़ेगा डेंसिटी से। तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपको वॉल्यूम देगा, जो कितना होगा ये। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आगे जा करके फिर कोई दिक्कत ना हो, है ना। और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिया कितना, 120 डिवाइडेड बाई 16। आप कमेंट में मुझे बताइए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है और ये 60 कैसे आया, है ना, ताकि और दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके जो जिनको इसके बारे में नहीं पता। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 60। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। अब मोलारिटी हमें निकालना है, तो मोलारिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जो नंबर ऑफ मोल्स है, और यही जो हमारा है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया है। और फाइनल मेरा आंसर क्या हो गया, 2.05 मोलर आ गया। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बहुत बेसिक फॉर्मूला यूज किया और ये क्वेश्चन बन के आ गया। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप वैसे सब फॉर्मूले से बचें, क्योंकि आपके सिलेबस में और सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूला जो कि आपको याद करना होगा, तो आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला से अपने आप को दूर रखें। उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इंपेरिकल फॉर्मूला का, है ना। कई बार हमें क्या होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर, अब हम समझेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो आएगा कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है किसी भी आइटम्स का, जो प्रेजेंट है किसमें, एक कंपाउंड में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। लाइक अगर आप मानिए कि जैसे कि इथेन है, इथेन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C2H6 है। लेकिन उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है, अगर आप 2 और 6 को कैंसिल करेंगे तो CH3 हो जाएगा। तो जो CH3 है वो क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है और उनकी नंबर क्या है, यानी कि कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं कि आपके सामने एग्जांपल रखते हैं कि आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक कैसे पहुंचेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा हो, जैसे कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है वो 80% प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन है वो 20% प्रेजेंट है, राइट। तो आप हमें क्या कीजिए कि इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला लिख के दिखाइए। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के बताइए कब, जब आपका वेपर डेंसिटी 15 दिया हो। तो आपको वेपर डेंसिटी पता होना चाहिए कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। कौन कौन सा एलिमेंट है भाई इसमें, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ये कितना प्रेजेंट है, या तो आप मास लिख सकते हैं या कितना परसेंट प्रेजेंट है वो लिख सकते हैं। तो आप इसमें 80 और 20 लिख दीजिए, कितने तक प्रेजेंट है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिलेगा क्या, 20/3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 20। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, जो छोटा है उससे क्या कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कीजिए और इनको एक सिंपलेस्ट रेशियो में बनाइए। तो 20/3 को जब 20/3 पे आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1, राइट। और यहाँ पे 20 को डिवाइड करेंगे 20/3 से, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो मिलेंगे वो आपको कितना मिलेगा, 1 और 3 मिलेगा। तो यहाँ से समझ में आ गया हमें कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उस कंपाउंड का, वो कितना है, CH3 है। ऑल्दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मोलर मास इसका कैसे निकालेंगे। तो मोलर मास निकालेंगे हम 2 इंटू वेपर डेंसिटी से, जो फॉर्मूला आपने पीछे याद किया होगा। तो 2 इंटू 15 जब करेंगे तो 30 इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा।
बट इंपेरिकल फॉर्मूला का मास जो है वो तो 15 आ रहा है, यानी कि 12 कार्बन का और हाइड्रोजन का 3 यानी कि 15 आ रहा है। यहाँ पे हम एन की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आप मोलर मास दिया है उसको और जो इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास दिया है उसको, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 निकल के आएगा। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? तो जो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, राइट, CH3, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके सब एटम्स को, तो जो C2H6 निकल के आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। आप इसमें सोच रहे होंगे कि मैंने नॉर्मेलिटी या फिर नंबर ऑफ यूक्लिड्स इन सब का कंसेप्ट क्यों नहीं लिया। तो एक्चुअली मैं इसको लूंगा, लेकिन रेडॉक्स वाले वन शॉट में लूंगा। तो अगर आप नॉर्मेलिटी के कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं तो आप रेडॉक्स वाले वन शॉट में देखेंगे, तो वहां पे डेफिनेटली मैं इसको बहुत अच्छे से नॉर्मेलिटी और नंबर ऑफ यूक्लिड्स का फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो या तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम के इस प्रोफाइल पर मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन का PDF आपको मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर के क्या कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए और इस चीज को काफी अच्छे से पढ़िए, समझिए, कई बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि कई टीचर्स भी यही रिकमेंड करिए आप क्या हो, एक बार बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको एकदम आपके दिलो जहन में अच्छे से बैठ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।